हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर यानी कि बुखार के बारे में, जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी होता ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुखार आता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक बीमारी है या फिर शरीर का प्रोटेक्शन सिस्टम का एक हिस्सा भी है? बुखार के बारे में, इसके लक्षण, इसके कारण, इसके टेस्ट और घर पर हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको फीवर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फीवर को पायरेक्सिया भी कहा जाता है। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फीवर इज एन abnormal rise in body temperature above the normal range, that is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius, usually occurring due to infection or inflammation। फीवर जो है हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, जिसमें हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे अबव यानी कि इससे ऊपर हो जाए। फीवर इज अ प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस टू फाइट पैथोजेंस। फीवर जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, और कंट्रोल किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली रेगुलेट करता है बॉडीली फंक्शंस, जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और स्लीप साइकिल्स, भूख प्यास, और जो हमारे सोने और जगने का मतलब समय है उसको, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, इन सभी को आपके हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज। कंडीशन अगर नॉर्मल है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेंज रहेगा वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रह सकता है। सेल्सियस में देखें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पर्सन टू पर्सन टेम्परेचर हल्का ऊपर नीचे वेरी करता है। अगर कंडीशन फीवर वाली है तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो मोर देन या इक्वल टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन और इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा फीवर के कंडीशन में। फीवर अगर हाई है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की बात करें तो 39.4 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर हाइपर पायरेक्सिया है, मतलब फीवर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, तो टेम्परेचर बॉडी का मोर देन और इक्वल टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन और इक्वल टू 41.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस समय मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती है। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ फीवर। फीवर के कारण क्या हैं? सबसे पहला, इन्फेक्शियस कॉजेज़, ऐसे कॉजेज़ जो फैलते हैं तेज़ी से, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल सकते हैं, या वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, इन सब डिजीज़ से भी होते हैं हमारे। सबसे पहला है हमारा वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि फ्लू, डेंगू, कोविड-19 या कॉमन कोल्ड। इन सभी में आपके फीवर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल्स टाइफॉइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। इस भी केस में आपके फीवर होते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया का पैरासाइट कौन है, आप बता सकते हैं? मलेरिया, जो मलेरियल पैरासाइट है वो है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा किंगडम में आता है आपका प्लाज्मोडियम। और मलेरिया का जो ये पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये स्प्रेड किसके द्वारा होता है? ट्रांसमिट ये होता है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू।
तो पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात करें, मलेरिया में भी आपके फीवर होता है, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में तो उससे भी फीवर हो सकता है। तो ये हमने देखे कुछ इन्फेक्शियस कॉजेस। अब हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होते हैं। इसमें आपका सबसे पहले है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो आपके ही बॉडी के टिश्यूज़ या सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो रीमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें भी फीवर होता है, या सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस SLE। तो ये आपके दो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनमें फीवर होता है। बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, मोस्ट कॉमनली इन द हैंड्स एंड फीट। हाथ और फीट के जो जॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली कंडीशन में इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है। बात करें SLE की, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस की, तो ये भी आपका एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर डैमेज देखने को मिलेगा, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में डैमेज देखने को मिलेगा, या फिर आपके ऑर्गन्स जैसे कि स्किन, जॉइंट्स, किडनी या ब्रेन को भी इस कंडीशन में डैमेज हो जाते हैं। और ऐसे लॉसेस हमें इन डिसऑर्डर्स में क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली ऐसे एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अपने ही बॉडी के टिश्यूज़ को हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस कॉज की तरफ अगर हम चलें तो वो है हमारा कैंसर्स, जैसे कि ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा। ल्यूकीमिया जो है आपका, ये एक कैंसर है किसका? ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है, विच रिजल्ट्स इन द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल नॉन फंक्शनल वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका रैपिड प्रोडक्शन होता है और वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली ल्यूकीमिया के केस में ब्लड और बोन मैरो अफेक्ट हो जाता है। बात करें लिम्फोमा की, तो लिम्फोमा इज़ अ कैंसर ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम विच इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम भी जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया आपके दो टाइप के कैंसर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट हम चलते हैं हीट स्ट्रोक की तरफ। हीट स्ट्रोक मतलब लू लग जाना। गर्मियों के दिनों में जब किसी को लू लग जाती है तो भी उसको बुखार हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शंस, बॉडी में कोई एलर्जी हो गई जिसकी वजह से एक सिम्टम देखने को मिलेगा बुखार। नेक्स्ट ड्रग्स, ड्रग फीवर भी कहते हैं हम जिसको। अगर हमने कोई दवाई, ऐसी दवाई खा ली जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगी तो उससे भी हमें सीवियर केस में फीवर हो सकता है। तो ये हमने देखे कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, हीट स्ट्रोक, एलर्जिक रिएक्शंस एंड ड्रग्स। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ फीवर। फीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर फीवर वाली कंडीशन में बढ़ जाता है नॉर्मल से। चिल्स एंड शिवरिंग, ठंड लगेगी, कपकपी होगी। स्वेटिंग, पसीना आएगा। हेडेक, सर दर्द रहेगा। फैटीग एंड वीकनेस, ज़रूरत से ज़्यादा ही थकावट होगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें महसूस होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख हमारी कम हो जाएगी। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमारी बॉडी में, पानी की कमी, फ्लूइड्स की कमी, और मसल एंड जॉइंट पेन भी रहेगा। तो जितने भी अभी तक हमने सिम्टम्स यहाँ पे देखे, आप सभी ने अपनी लाइफ में जब फीवर एक्सपीरियंस किया होगा तो इन सभी में से मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आपने भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किए होंगे। एक नोट हम देखते हैं कि इन चिल्ड्रन इरिटेबिलिटी एंड सीजर्स, स्पेशली फिब्राइल सीजर्स में अकर। बच्चों में
इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है, इवन बड़ों में भी चिड़चिड़ापन होता है लेकिन बच्चों में ये कॉमन है। सीजर्स यानी कि फिट्स आना, दौरे पड़ना। ब्रेन अगर हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करे, न्यूरोनल सिग्नल्स अगर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे ब्रेन में, तो बोलना, समझना, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं हमारी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिससे कि हमें फिट्स आ सकते हैं। बच्चों में फिब्राइल सीजर्स आता है। फिब्राइल सीजर्स जो है वो बहुत ही यंग चिल्ड्रन में होते ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे होते हैं। अब हम चलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ, ये कंफर्म करने के लिए कि बॉडी में फीवर है तो उसको हम चेक करें। हम देखेंगे टेस्ट और उनके पर्पस। तो टेस्ट में सबसे पहला है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट। सबसे पहले तो हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे। किससे करते हैं? थर्मोमीटर से। ये क्या कंफर्म करता है? इसका मेन मकसद क्या है? इट कंफर्म्स फीवर। ये हमारी बॉडी में फीवर को कंफर्म करता है। नॉर्मली हम सभी के घर में थर्मोमीटर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, और जब भी हमें फीवर होता है तो हम टेम्परेचर अपना थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं। दूसरा टेस्ट है हमारे पास CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनका नंबर ब्लड में मेजर किया जाता है। इनका नंबर बढ़ा है या घटा है वो ये डिटेक्ट करेगा कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा CRP और ESR। CRP का फुल फॉर्म है C रिएक्टिव प्रोटीन और ESR का फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन। अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है तो ये आपके टेस्ट इसमें कारगर साबित होंगे। जो आपका CRP है ये एक फास्टर रिएक्टिंग एंड मोर स्पेसिफिक मार्कर होता है फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। वहीं बात करें ESR की तो ये एक स्लोअर एक्टिंग मार्कर है दैट इज़ बेटर फॉर ट्रैकिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए CRP किया जाता है, और अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जो बहुत लंबे समय से कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उस केस में ESR किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाएगा टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन द ब्लड। ब्लड में बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस। इसमें जो है चेक क्या किया जाता है? इट इज़ डन टू चेक द UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसके लिए चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। नेक्स्ट इज डेंगू, मलेरिया और टाइफॉइड टेस्ट। इसमें जो है आपका इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू दी सस्पेक्टेड कॉज। अगर डेंगू का कुछ लक्षण निकल के आया है या मलेरिया का या टाइफॉइड का, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनका टेस्ट, इनका जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो करते हैं। एक नोट हम देखते हैं, डायग्नोसिस डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन प्लस लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। डायग्नोसिस डिपेंड किस पे करता है? पेशेंट की हिस्ट्री पे। पेशेंट की हिस्ट्री कैसी है, पहले कोई बीमारी या कुछ और कोई सर्जरी इस टाइप की चीज़ें तो नहीं हुई हैं। फिजिकल एग्जामिन किया जाएगा पेशेंट को, और फिर लैब उसकी बॉडी से ब्लड लेके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस या फिर एक्सरे इस टाइप की चीज़ें की जाती हैं। तो डायग्नोसिस इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपके। बच्चों अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर। हमारी बॉडी में फीवर जो है वो होता कैसे है, तो वन बाय वन हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पैथोजेंस जो है वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कहा जाता है। पैथोजेंस या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स एंटर करता है बॉडी में। उसके बाद हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं पायरोजेंस। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, IL-1, IL-6 और TNF अल्फ़ा। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। ये सब आपके एंडोजीनस पायरोजेंस हैं। तो ये जो है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे और इंड्यूस करेंगे फीवर, क्योंकि ये पायरोजेंस जैसे ही प्रोड्यूस होंगे तो इनका काम है बॉडी में फीवर को इंड्यूस करवाना।
ये आपके बेसिकली साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइन बैरियर्स आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ये आपके साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस आपके स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं विच एक्ट एज मैसेंजर इन द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम में एक मैसेंजर का काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी के रिस्पॉन्स को टू इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड इंजरी। जब भी हमें कोई इंजरी होगी, कोई इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, तो उस केस में ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये हमारे साइटोकाइंस हैं। इम्यून सेल्स ने रिलीज कर दिए पायरोजेंस। अब क्या होगा, पायरोजेंस ट्रैवल थ्रू ब्लड टू दी हाइपोथैलेमस। जो आपके पायरोजेंस हैं वो ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। हमने पहले ही डिस्कस किया था, हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, फोर ब्रेन का पार्ट है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो पायरोजन आपके ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। फिर हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस सेट पॉइंट बॉडी टेम्परेचर बाय, हाइपोथैलेमस जो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको सेट करेगा। कैसे? बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। हीट प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा? शिवरिंग के थ्रू। जब भी हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, शिवरिंग मतलब कपकपी, तो हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं वो उनमें फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की मदद से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा, रिड्यूसिंग हीट लॉस, यानी कि थ्रू वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना। वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है आपका, इन दिस ब्लड वेसल्स नैरो इन द स्किन में हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे, विच डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो नियर द सरफेस। और स्किन के सरफेस के पास जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वार्म ब्लड है वो हमारे कूलर एनवायरनमेंट के पास नहीं, कूलर एनवायरनमेंट जो है, बाहर का जो एनवायरनमेंट जो कूल है उसके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और हीट लॉस रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू कम हो पाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म हमारी बॉडी ने शो किया, एक शिवरिंग जिससे कि हीट प्रोड्यूस होगा और एक वैसो कंस्ट्रिक्शन। और अल्टीमेटली इससे क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर राइजेस, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फीवर हेल्प्स इनहिबिट पैथोजन ग्रोथ एंड बूस्ट इम्यूनिटी। फीवर जो है एक पॉजिटिव डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो कि पैथोजन के ग्रोथ को रोकता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। अगर फीवर कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक है तो वो ख़तरनाक हो सकता है, बट इनिशियली जो फीवर होता है उसके दौरान हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन एंटर किया है उसको मारने की कोशिश की जाती है बाय रेजिंग दी टेम्परेचर। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ फीवर की तरफ कि फीवर को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे होम और जनरल केयर। घर पे हम नॉर्मली कैसे फीवर को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एडिक्वेट रेस्ट। अगर फीवर है तो हमें रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, बेड रेस्ट हमें प्रॉपर लेना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि हमें फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वाटर या फिर जूसेस। जूसेस भी हमारे लाइट होने चाहिए और फ्रेश जूस होने चाहिए। लाइट क्लोथिंग, यानी कि हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए। और टेपेड स्पॉन्ज बाथ फॉर हाई फीवर। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, बॉडी एकदम तप रही है बुखार से, तो उसमें हमें जो है ठंडे पानी, एक बोल में ठंडा पानी लेके और उसमें हमें जो है स्पॉन्ज बाथ, यानी कि कब उसमें जो हमारा स्पॉन्ज है उसको डुबा के और बॉडी से उसको रब करना चाहिए, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो। अभी हमने देखा होम केयर, अब हम देखते हैं मेडिकेशंस कि मेडिकेशंस के थ्रू हम फीवर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ड्रग, उनके क्लास और उनका एक्शन। सबसे पहला जो हमारे पास ड्रग है, सबसे पहला जो मेडिसिन है दैट इज़ पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन। इसका क्लास है एंटीपायरेटिक। ये एंटीपायरेटिक्स है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर को लो करने का काम करता है। एक्शन क्या है? इट रिड्यूसेस फीवर, ये फीवर को कम करेगा। नेक्स्ट ड्रग इज आइबुप्रोफेन। इसका क्लास है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इट रिलीव्स फीवर एंड पेन। ये फीवर और पेन दोनों को ही कम करने का काम करता है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एक वाइड क्लास में आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबैक्टीरियल, ओनली इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन होगा। एंटी मलेरियल और एंटीवायरल, ये जो है मलेरिया के केस में लिया जाएगा, मलेरियल फीवर में, और ये आपका वायरल फीवर में। फॉर स्पेसिफिक इन्फेक्शंस, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, कोई स्पेसिफिक वायरल डिजीज़ है या कोई मलेरियल डिजीज़ है, तो उस केस में हम एंटी मलेरियल या एंटी वायरल ड्रग का कंजम्पशन करेंगे। और जितने भी कंजम्पशन हम करेंगे हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। एक नोट है, सेल्फ मेडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी अवॉइडेड। हमें खुद से एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें वापस से वो पैथोजन बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्फेक्ट कर सकता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए। अब हम देखते हैं व्हेन टू सीक इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर की आवश्यकता हमें कब पड़ेगी? जब फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तब हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। फीवर परसिस्टेंट है, मतलब फीवर चल रहा है, 3 दिन से ज़्यादा हो गया है फीवर को रहते हुए, तो हमें इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत है। फीवर विद रैशेस, सीजर्स, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन। फीवर के साथ साथ हमें बॉडी में रैशेस भी हो रहे हैं, दौरे भी पड़ रहे हैं, फिट्स भी आ रहे हैं, ब्रीदिंग में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में, और हमारा मेंटल कन्फ्यूजन भी बन रहा है। तो इस केस में हमें इमरजेंसी यानी कि मेडिकल केयर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। फीवर अगर इन्फेंट्स में यानी कि 3 महीने से छोटे बच्चे के अंदर अगर फीवर है तो तुरंत हमें इमरजेंसी केयर का आवश्यकता है, हमें हेल्प लेना चाहिए। अब हम कुछ की टेकअवेज यानी कि कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं जो भी अभी तक हमने फीवर के बारे में टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस। फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। जो भी कोई रूट कॉज है कोई बीमारी का, उसका जो एक सिम्टम है वो आपका फीवर होता है। आपने ऑब्जर्व किया है कि फीवर तो हर बीमारी का ही सिम्टम है। मोस्ट ऑफ द जितनी डिजीज़ होती हैं उनमें फीवर एक कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है। माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी। फीवर अगर कम है तो इससे हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलता है। क्योंकि फीवर जब होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी बदौलत होता क्या है, जो बॉडी में पैथोजन एंटर किए हैं वो उनको मारने में आसानी होती है। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज फॉर कंप्लीट रिकवरी। हमें अगर फीवर हुआ है तो हमें आइडेंटिफाई यानी कि हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए जो अंडरलाइंग कॉज है कि इस फीवर का मेन कारण क्या है। हर केस में फ़ीवर होता है, हर बीमारी में फ़ीवर होती है, लेकिन बीमारियां अलग अलग होती हैं। तो फीवर हुआ है तो कुछ पर्टिकुलर सिम्टम भी शो हो रहे होंगे बॉडी में, तो उस अंडरलाइंग सिम्टम्स को हमें आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब आपको बुखार क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे मैनेज करना चाहिए सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है साइंस क्वेस्ट विद NKT और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए।